नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज थोड़ी देर हो गई है अजीत जी कुछ कारणों से, लेकिन हम लोग अपने दर्शकों के सामने हाजिर हैं क्योंकि हम लोगों ने कहा था नियमितता बनाए रखेंगे। तो देखिए, आज यदि बिहार की बात करें तो बीजेपी का एक और विकेट गिर गया है। बीजेपी के साहेबगंज मुजफ्फरपुर जिले में है। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। दिल्ली की एक अदालत ने समाप्त हो जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने हत्या के जुर्म में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है। 9 वर्ष की पार्टी में 2018 में हत्या हुई थी महिला की। और यहीं से हम चलेंगे भरत तिवारी प्रकरण में भी। देखिए, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने हो। जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं सही हूं और भरत तिवारी को पुलिस ने मारकर ठीक काम किया। यदि वह सही था तो उसके खिलाफ मुकदमा क्यों लिखा गया था, एफआईआर पहले क्यों हुई? देखिए, एफआईआर भरत तिवारी के खिलाफ पहले जो हुई थी वह सरकारी काम में बाधा डालने की हुई थी। वह क्या कह रहा था? वह सरकार से जन समस्याओं की सुनवाई के लिए कह रहा था और इस जुर्म में उसके खिलाफ मुकदमा दायर करा दिया गया। हाँ? और देखिए, चिराग पासवान ने कहा रक्षक ही भक्षक बन गए। जब पुलिस वाले ही गोली चलाने लगे तो यहां चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, सवाल हमने कहा कि राजू सिंह की सदस्यता समाप्त हो गई। जीतन राम मांझी से हम पूछना चाहते हैं कि जब राजू सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज था, कोर्ट में विचाराधीन था, तो उन्हें भाजपा ने टिकट क्यों दिया? उन्हें नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में मंत्री क्यों बनाया गया था? और भरत तिवारी के मुकदमे को लेकर अभी अभी मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। मुंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा कि यदि सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह है क्या? हा? क्या आप ऐसे मामलों में यदि कोई आदमी किसी मुर्दाबाद का नारा लगा दे, हम लोगों ने 1977 देखा है, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन देखा है, लोकतंत्र में आंदोलन देखे हैं, तो इस तरीके से यदि राजनीतिकरण होगा और सम्राट चौधरी के लिए भी सोचने की बात है कि जो लोग उनकी पैरोकारी कर रहे हैं उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं या फायदा पहुंचा रहे हैं। आजकल नागमणि कुशवाहा हथियारबंद लोगों के सामने कैमरे पर इंटरव्यू देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शहाबुद्दीन हथियारबंद लोगों के साथ खड़े होते थे। बाद में शहाबुद्दीन ने कहा था वह एक फोटोशूट जिसमें उनके पीछे हथियारबंद लोग खड़े हैं, वह उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। ऐसी तस्वीरें कभी पप्पू यादव की भी आई, कभी आनंद मोहन की भी आई और सबने बाद में प्रायश्चित किया। तो भरत तिवारी, जीतन राम मांझी, राजू सिंह की सदस्यता समाप्त होना, बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। उम्मीदवार अभी बीजेपी ने तय नहीं किया है। प्रशांत किशोर कल उम्मीदवार हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, घोषणा हो जाएगी। हम लोगों ने सबसे पहले बताया था कि प्रशांत किशोर ही उम्मीदवार होने वाले हैं और बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव रोचक होने वाला है। यदि हम नीतीश कुमार की बात करें अजीत जी, तो नीतीश कुमार की सेहत और ज्यादा खराब होती दिखाई पड़ रही। वह रोज निकलते हैं लेकिन जाना कहां है, मंजिल कहां है, लक्ष्य क्या है, यह पता नहीं। कल शुक्रवार के बारे में कहा जा रहा है कि वह लालगंज तक चले गए। उन्हें वापस लाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। उनके जो खास सुरक्षा कर्मी है हरिंदर सिंह अभी गए हुए हैं वैष्णो माता के दर्शन के लिए, बाकी अन्य के लिए उन्हें संभाल पाना। आज ही वह चौधरी जी के यहाँ सब सवेरे भी चले गए, शाम को भी चले गए। जब सवेरे भी जाएं, शाम को भी जाएं, तो फिर कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो जाती है। और इन चर्चाओं से ज्यादा जरूरी चर्चा तो इस बात की है अजीत जी कि बिहार में गंभीर अर्थ संकट है। सैलरी और वेतन के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, सम्राट चौधरी जी ने कल कहा कि जो नया सैटेलाइट टाउनशिप बसेगा उसके लिए हुडको 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को तैयार हो गया। इसके लिए एमओयू भी साइन हुए हैं। लेकिन बिलौटी से शुरू करें पॉलिटिकल चर्चा। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, राजू सिंह की सदस्यता समाप्त और बांकीपुर। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो बिलौटी का मामला है वो धीरे धीरे अब समाप्त होना चाहिए। हो भी रहा है, उसकी ताप कम होती जा रही है क्योंकि नया नया न्यूज साइकिल बनता जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी खबर न्यूज साइकिल में बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहती है और आजकल तो और बिल्कुल नहीं रहती है। हालांकि अगर सरकार चाहती, अगर सरकार उस मामले को दबाना चाहती, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, 4 दिन के भीतर नया न्यूज साइकिल क्रिएट करके सरकार उसको दबा देती। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बिहार की सम्राट चौधरी सरकार, उसका पीआरडी जो है वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। उसने नया न्यूज साइकिल क्रिएट ही नहीं किया। जो न्यूज साइकिल चल रहा था वो चलता गया। चूंकि
जो स्वाभाविक गुस्सा होता है ज्ञानेश्वर जी, वो तो शुरुआती 2-4 दिन में निकलता है, जो नेचुरल होता है, जो उनके परिवार के लोगों बिल्कुल। की नाराजगी थी, जो समाज के और गांव के लोगों की नाराजगी थी, वो शुरू में निकल गई। और एक एक दिन हम्म। जब 13वीं थी उनकी, उस रात के कर्म उस दिन एक दिखता, लेकिन ये लगातार न्यूज साइकिल में बना रहा, सरकार उसको हैंडल नहीं कर सकी, ये हम लोग पहले कह रहे हैं। जीतन राम मांझी ने जो पहले कहा, वो इतना निहायत ही गलत स्टेटमेंट था उनका, जिस तरह से अपमानजनक बात। एक तो लोग दुश्मन, सब बड़ा से बड़ा दुश्मन मर जाए उसके लिए भी लोग बुरी बातें नहीं कहते। जीतन राम मांझी बिल्कुल। इतने पुराने व्यक्ति हैं क्या, ये वो बात नहीं समझते? इतनी साधारण सी बात की एक व्यक्ति जिसकी हत्या हो गई है, जिसका भरा पूरा परिवार है, उसके माँ, उसकी माँ बहनें, सारे लोग रो रहे हैं, वहां आप उसके लिए ऐसे खराब संबोधन का प्रयोग करें, ये उन्होंने किया। इतना, इतनी गलत बात थी। हालांकि बाद में उनको कहा गया होगा, हो सकता है वो चुप हो गए, लेकिन अब वही जो हम लोगों ने कल कहा कि चिराग पासवान को था कि हम कैसे इससे अलग रह जाए, अगर जीतन राम मांझी इन्वॉल्व हुए तो हम भी इन्वॉल्व होंगे। तो 13 दिन के बाद जाकर के वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गए। तो ये जो उन दोनों की राइवलरी है, वो भी एनडीए को कंटेन करना चाहिए, एनडीए को कोशिश करनी चाहिए कि ये भी आपस के झगड़े नहीं हो। चुनाव का साइकिल, अभी नया साइकिल शुरू होने वाला है, दो दलित नेता अगर आपस में लड़ाई करते हैं तो उसका भी नुकसान एनडीए को होगा। ये उन दोनों की आपस की लड़ाई, इसका ज्ञानेश्वर जी भरत तिवारी से रत्ती भर कोई लेना देना नहीं। इन लोगों में से किसी की कोई सहानुभूति भरत तिवारी के साथ नहीं होती है। वो सब, ये परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स है। हम लोग पहले भी इस तरह के पॉलिटिक्स पर चर्चा कर चुके हैं। ये परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स है। पॉलिटिशियन को कुछ चीजें परफॉर्म करनी होती हैं जो जाकर के लोग परफॉर्म कर रहे हैं। आपने माधव जमादार जो जामदार या जमादार, जो हिंदी में उच्चारण होता हो, जो महाराष्ट्र के जिस जज का जिक्र किया, एकदम मतलब सैल्यूट करने वाली बात है कि उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि आप किसी को मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए आप जेल में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की गुलाम नहीं है जनता, जनता गुलाम नहीं है सरकार की। बिल्कुल। सरकार का काम होता है जनता के लिए काम करना। सरकारें जनता के लिए काम करती हैं, जनता के लिए चुनी जाती हैं। डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है, जो सबसे स्वीकार्य परिभाषा है, वो है कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल। ये जो आपको जनता के लिए सारी चीजें करनी। तो ये उन्होंने, माननीय जज साहब ने जो कहा, उसको सारे राजनेताओं को ध्यान से सुनना चाहिए। और ये खासतौर से ऐसे नेता जिनको लगता है कि अगर जनता में से कोई आदमी आकर के सवाल उठाता है, इसके कंट्रेरी देखिए, इसका उल्टा देखिए कि एक जज साहब ने पूछा किसी से, किसी व्यक्ति ने, राजस्थान के एक व्यक्ति ने सड़क खराब होने की शिकायत की, तो जज साहब ने पूछा कि भाई इसमें आपका क्या लोकस स्टैंड आई है, आप कैसे शिकायत कर सकते हैं, आप कौन है शिकायत करने वाले? भाई वही व्यक्ति है शिकायत करने वाला, सारी सड़कें उसी के लिए बनाई जाती हैं, उसी का स्टैंड है शिकायत। बिल्कुल। तो ये इस तरह के जो राजनेता हैं, इनको ये बात समझनी चाहिए कि जनता को अधिकार है सवाल पूछने का, जवाबदेह ठहराने का, और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा ज्ञानेश्वर जी अगर किसी नेता के ऊपर नहीं हुआ तो नेता ही नहीं होगा। हम लोग तो उसको नेता ही नहीं मानेंगे। हम लोग तो छात्र राजनीति करते थे और तब भी आए दिन इस तरह के किस तरह के मुकदमे होते थे। हमको दिल्ली में ज्ञानेश्वर जी, हम जब एक फोटो पुलिस एट्रोसिटीज को लेकर के पीयूसीएल की तरफ से हम लोग एक प्रदर्शनी लगा रहे थे कनॉट प्लेस में, बड़े पत्रकार थे, सीनियर जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हम लोग पीयूसीएल की दिल्ली यूनिट की तरफ से गए थे। जब वहां गए हम लोग, तब पता चला कि कनॉट प्लेस के पूरे इलाके में 365 दिन 144 लगी रहती है। ये उस दिन पता चला। जैसे ही हम लोगों ने फोटो प्रदर्शनी लगाई, पुलिस आ गई और पुलिस ने डिटेन कर लिया हम लोगों को। 144 तोड़ने का मामला बन गया। तो अगर आप सिविल एक्टिविस्ट हैं, आप छात्र राजनेता हैं, आपने अगर प्रोटेस्ट नहीं किया है, आपके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का, 144 तोड़ने का मुकदमा नहीं हुआ, तो आपने क्या राजनीति की? जीतन राम मांझी के ऊपर भी हुए होंगे, उन्होंने जो राजनीति की है, उनके ऊपर भी सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा हुआ होगा। हर नेता पर होता है। कहीं ना कहीं आप कहीं सड़क जाम करते हैं, कहीं पुलिस के सामने प्रदर्शन करते हैं, कहीं काले झंडे दिखाते हैं, ये सब सरकारी काम में बाधा डालने का मामला आ जाएगा। तो इस काम को अगर जीतन राम मांझी जैसा सीजन नेता, ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। उनके सुपुत्र जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो अपने केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अब तो ना उनको प्रधानमंत्री बनना है, ना उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनना है बिहार में अभी। तो क्या चाह रहे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? ये उनका अपना जो मामला है, ये उन्होंने एक तो बयान गलत दिया, इनह्यूमन था बयान। उसके बाद जो राजनीतिक रूप से गलत है ये कहना कि उनके ऊपर एफआईआर क्यों, सरकारी काम में बाधा डालने का और 144 तोड़ने का मुकदमा हो गया, तो ये कोई अपराध हो गया? तो ये इस तरह से आप भरत तिवारी के कांड को नहीं जज कर सकते। आप डिसर्विस कर रहे हैं, आप नुकसान कर रहे हैं, फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं सरकार का, न सम्राट चौधरी का, न एनडीए की गवर्नमेंट का, किसी का फायदा नहीं पहुंचा रहे। हो सकता है कि आपकी राजनीति कुछ चमकती हो, हालांकि वो भी कैसे चमकेगी हमको समझ नहीं आ रहा है। जिस इलाके में राजनीति है, पूरी राजनीति, वहां आप अकेले राजनीति कर ही नहीं सकते हैं। और न खाली एनडीए के वोट, न खाली एक बहुजन के वोट की राजनीति कर सकते हैं आप।
तो खैर उनका मामला था, उन्होंने तो कह दिया था। अब चिराग पासवान भी आ गए, जी उन्होंने भी कहा। तो ये अब ये एक सरकार के जो टॉप लोग हैं, एनडीए की एक कोऑर्डिनेशन का पैनल अब बनना चाहिए ज्ञानेश्वर जी, हमको लग रहा है। चिराग पासवान ने तो अजीत जी वहां तक टिप्पणी की कि जो डीएसपी जो संदेह के घेरे में है उन्हें वहां से हटाया गया, उन्हें फिर से पोस्टिंग कैसे मिल गई, बिल्कुल वहां तक टिप्पणी कर दी। और देखिए नागमणि कुशवाहा जो सम्राट चौधरी की पैरोकारी करते दिख रहे हैं, वह कह रहे हैं कि उनके सूत्र कह रहे हैं कि भरत तिवारी का आतंकवादी कनेक्शन। बताइए, आतंकवादी कनेक्शन था। क्या आप ऐसे ही किसी को अपने सूत्र के हवाले से आपके ही बारे में कोई ऐसा कह दे नागमणि जी, तो कितना बुरा लगेगा। और कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हमारे सूत्र कह रहे हैं अब इसकी जांच करा लीजिए, अब इसकी जांच करा लीजिए। आप किसी को आतंकवादी कहते हैं, आपके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी कर दे तो फिर क्या। और सम्राट चौधरी की सरकार को आप क्या दिखा रहे हैं कि सम्राट चौधरी कहते हैं कि आप हम बिहार में कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं, और पुलिस इसी कारण हाफ इनकाउंटर फुल इनकाउंटर कर रही है। कई दिनों से इनकाउंटर्स रुके हुए थे, कल फिर इनकाउंटर्स हुए। ऐसे में जब नागमणि कुशवाहा घर के भीतर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया को बाइट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अपने पीछे दो हथियारबंद लोगों को, पता नहीं उनके लाइसेंस जो हथियार के जो लाइसेंस है किनके नाम से, उन्हें खड़े रखना क्या सम्राट चौधरी के सरकार के सुशासन को चुनौती नहीं है कि इस नागमणि कुशवाहा जो सम्राट चौधरी की ही वकालत कर रहे हैं, वह घर के भीतर भी और बस पत्रकार और कैमरामैन के सामने इतने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें हथियारबंद को पीछे रखना खड़ा रखना पड़ रहा है। देखिए, ये जो उन्होंने भरत तिवारी के लिए कहा, ये उनके ऊपर लागू होता है। ये आपके पास लाइसेंस हो तब भी उसका डिस्प्ले करना कोई अगर गैर कानूनी नहीं भी है तब भी बहुत तर्कसंगत जी। नहीं लगता है, या बहुत कानून सम्मत नहीं लगता है कि आप हथियार का हम्म। प्रदर्शन कर रहे हैं, दो लोगों को पीछे खड़ा करा करके। इसको कोई आदमी ब्रांड कर दे कि ये एक टेररिस्ट एक्ट की तरह है, ये एक आतंकवादी घटना की तरह है कि आप हथियार लेकर के खड़े हैं, आप टेरराइज कर रहे हैं। टेररिस्ट का क्या मतलब है हम्म। कि आप टेरराइज कर रहे हैं लोगों को। तो आप हथियार दिखा करके बिहार के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी तो कहा जा सकता है कि आप भरत तिवारी के परिवार के लोगों बिल्कुल को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये और टेरर नीतीश कुमार की यूएसपी क्या बनी अजीत जी, याद कीजिए नीतीश कुमार की यूएसपी बनी कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बिल्कुल तो क्या कहा गया कि सुशासन आ गया है, अब कोई गाड़ी से बंदूक और राइफल की नाल निकाल कर नहीं चलेगा। तो यहाँ तो घर के भीतर बैठकर पीछे राइफल धारी को खड़ा कर आप दिखा रहे हैं कि क्या है क्या मेरे पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप टेरराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुशासन में और या जिस भी समाज में जो कानून से चलने वाला समाज है, शासन है, जहां रूल ऑफ लॉ है, वहां इसकी परमिशन नहीं हो सकती। आप अगर हम्म। ये चाह रहे हैं, और ये अब पहले नागमणि लिखते थे खाली, अब उसमें पूरा हम्म। पूरा कुशवाहा लगा करके कहा जाता है, जैसे इससे वो बड़ा भला कर बहुत देंगे। लोग कहते हैं कि नागमणि डांगी है, वो डांगी और कुशवाहा का झंझट भी बिल्कुल, जानते ही वो तो कैसे विवाद हुआ, कोर्ट एक ने कह पिछड़ा दिया एक है। अति हाँ, पिछड़ा। कोर्ट ने कह दिया कि आप नहीं है, आप कुशवाहा नहीं है, डांगी जी। कुशवाहा नहीं होते हैं। तो खैर आप हम्म। दिखाना ये चाह रहे हैं कि हम बहुत लॉयल हैं सम्राट चौधरी के, हम्म। लेकिन इस लॉयल्टी में आप उनका नुकसान कर रहे हैं। आप अतिशय हम्म। प्रेम में, अतिशय समर्थन में, ये आपका प्रेम और समर्थन नहीं है ज्ञानेश्वर जी, ये इनका अपना कुछ लालच है, इनको कुछ चाहिए होगा, इनको लग रहा है कि इस तरह की चीजों हम्म। से हमको कुछ मिल जाएगा, हमारे परिवार को कुछ हम्म। मिल जाएगा। तो आप ये नुकसान कर रहे हैं, आप समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं। आप ये तो अच्छी बात है कि सम्राट चौधरी इस तरह के लोगों को तरजीह नहीं देते हैं, इस तरह के लोगों को बहुत हम्म। महत्व नहीं दे रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो सर्व समाज के नेता हैं। हर समाज के लोग बीजेपी और जो एनडीए में शामिल पार्टियां हैं ज्ञानेश्वर जी, एक दो जाति समुदाय को छोड़ दें तो एनडीए को तो सबका समर्थन मिलता है, हर पार्टी का अपना अपना बेस है बिल्कुल। जिसका समर्थन मिलता है। तो आप कैसे एक हम्म। जाति या दूसरी एक जाति की बात कर सकते हैं? एक जाति की बात करिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे हम्म। जाति के लिए ह्यूमिलिएटिंग बात, उसको आप उसके लिए अपमानजनक बात नहीं कर सकते। दूसरा, एक मृत व्यक्ति के लिए आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। ये तो उनके परिवार का पता नहीं, भरत तिवारी के परिवार के लोगों की वंशाहत है कि उन लोगों ने इनके ऊपर केस नहीं किया कि एक मृत व्यक्ति हम्म। के प्रति आपने मानहानिकारक बात कही है। आप प्रूव करिए कि उनका आतंकवादी कनेक्शन है अपने सूत्रों के जरिए। और आप कोई हम्म। जर्नलिस्ट नहीं है कि आपको सूत्र छिपाने की परमिशन होगी। आप अपने सूत्र सरकार को दीजिए ले जाकर के, आपके किस सूत्र ने कहा है, ये जाकर के लोकल पुलिस को बताइए कि हमारे इस सूत्र ने कहा है। इस तरह की बेहूदगी बिल्कुल। बातें जो है, इस तरह की बेहूदगी की बातें करके बिहार के लोग मजाक बनवाते हैं बिहार का। हम लोग तो दिल्ली में हम्म। बैठे हुए हैं, रोज इस तरह की बातों को लेकर के मजाक बनाया जाता है बिहार का, कि देखिए अमुक जी को बंदूक लेकर के खड़े थे, अमुक जी अब ये बात कर रहे हैं। भाई कोई सीरियसली नहीं लेता है नागमणि जी। इस तरह की बातें बंद करिए, इस तरह की बेवकूफाना बातें करना। और ये बात जो तमाम लोग, पता नहीं हम इस बात को लेकर के ज्ञानेश्वर जी परेशान हैं कि एनडीए में अब ऐसा लग रहा है, जब तक नीतीश कुमार थे
या सुशील मोदी थे, जब बड़े नेता थे तब जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ये ध्यान रखना होगा कि ज्यादातर बड़े नेता चले गए और अब फ्री फॉर ऑल नहीं हो सकता है। हम लोग बिहार में अगर एनडीए सबको इसी तरह से खुली खुली छूट आप दे दें कि सब एक दूसरे के खिलाफ रेंट करें, एक दूसरे के खिलाफ खबरें प्लांट करें, एक दूसरे की आलोचना करें, सरकार के कामकाज पर सवाल उठाएं, तब तो सरकार का इकबाल ही खत्म हो जाएगा। एक अगर अगर एक, एक कोई कोऑर्डिनेशन पैनल बनना चाहिए है जेडीयू बीजेपी की तरफ से, जो इस बात को लेकर के इस बात का ये सुनिश्चित करे कि एनडीए के पार्टियों में आपस में झगड़े नहीं हो। ये अगर किसी को कोई बात कहनी है तो उसका एक प्लेटफॉर्म है। हम तो जहां तक जानते हैं, आप कई बार बताते भी हैं कि सम्राट चौधरी सबके लिए अवेलेबल है। जिसको जो शिकायत, इसका आपस की जो बात है उनको जाकर के कहे, उनके सामने पब्लिक के बीच में आप कैसे, आप एक अंग्रेजी में मुहावरा है कि आप जो अपना डर्टी जो लाउंडर कर रहे हैं उसमें पब्लिक में अपने गंदे कपड़े जनता के बीच में धो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये इस बात को एनडीए के अंदर के नेताओं को समझना चाहिए, आपस में बैठ करके एक व्यवस्था बनानी चाहिए है, सामाजिक विद्वेष न फैले इसका ये सुनिश्चित करना चाहिए। और हम तो ये तय मान रहे हैं कि इस तरह की जितने लोग बातें कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, किसी को कुछ हासिल नहीं होना, इस तरह की बातों से कुछ हासिल नहीं। 2 दिन हेडलाइन बन जाएगा, 4 खबरों के उसमें आ जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होना। अब ये मामला समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा था, रोज कोई ना कोई इसको भड़का रहा है, तो सरकार को इस पर कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए है कि इस तरह की बातें अब थम जाए। और देखिए, मामला तो समाप्त होना ही चाहिए था, और मामला समाप्त होने की ओर बढ़ रहा था। तब तक देखिए बीजेपी को एक और झटका लग गया, राजू सिंह की सदस्यता अब खत्म होगी। 4 साल की सजा उन्हें हो गई, और हत्या के जुर्म में जीतन राम मांझी क्या जवाब देंगे? एफआईआर होना ही यदि किसी के अपराधी होने का प्रमाण है, तो यहां तो सजा हो गई। तो राजू सिंह को क्यों मंत्री बनाया गया था? राजू सिंह को क्यों टिकट दिया गया था? क्या एनडीए के भीतर इस बात को बुलंद कर सकेंगे कितने विधायकों के खिलाफ मुकदमे हैं? आप छोड़ दीजिए जन आंदोलन के मुकदमे, गंभीर अपराध के मुकदमे हैं। तो अब तो साहेबगंज में भी उपचुनाव होंगे। देखिए, 2 दिनों पहले सजा का ऐलान हो जाता तो शायद संभव था कि बांकीपुर के साथ ही हो जाता चुनाव, लेकिन अब 6 महीने का वक्त है, 6 महीने में कभी भी तो बीजेपी का एक और विधायक कम हो गया, और बिहार विधानसभा में एनडीए के विधायकों की संख्या 202 से घटकर 200 हो गई। तो अब नया रन होगा साहेबगंज में, यह भी। और राजू सिंह हत्या के जुर्म में उन्हें सजा मिली है। 9 वर्ष की पार्टी में आपको याद ही है द्वारका में कैसे क्या हुआ था 2018 में। उसे हर्ष फायरिंग कहेंगे, और या हर्ष फायरिंग में जो मौत हो गई वह भी बहुत ही गंभीर बात थी अजीत जी। हाँ बिल्कुल ज्ञानेश्वरी, तो ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर जीतन राम मांझी जैसा पुराना नेता या कोई भी नेता इतना प्योरिटन व्यू रख रहा है, इतना शुद्धतावादी नेता है, तो आप इंश्योर करिए कि आप ये शुद्धता आपके पूरे गठबंधन में दिखाई दे। कोई व्यक्ति ऐसा विधायक, ऐसा मंत्री न बने जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो। जन आंदोलन के मुकदमे तो हो, वो तो शोभा होती है नेता की ज्ञानेश्वर जी, कि आपके ऊपर जन आंदोलन में मुकदमा किया गया है, आपके ऊपर 144 तोड़ने के आपने कोशिश की, आपने कहीं आंदोलन किया, आपको पुलिस ने रोका, सरकारी काम में बाधा डालने के ऊपर आपके ऊपर आरोप लगे, आपने किसी नेता को काले झंडे दिखाए, ये तो नेता की शोभा होती है। आपराधिक मुकदमे न हो, हत्या के, अपहरण के, बलात्कार, डकैती के, आर्थिक अपराध के मुकदमे न हो, ये इंश्योर करिए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। और अभी इस मामले में पता नहीं अब जो एक क्या होता है आजकल ज्ञानेश्वर जी, 2 तरह से कानून भी काम करता है। कानून के बारे में लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में लिखा हुआ अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नजर में सब समान है, लेकिन एक कहावत कही जाती है कि कुछ लोग ज्यादा समान होते हैं, कानून समानों के लिए ज्यादा समान होता है, कुछ लोग कम समान होते हैं। तो जैसे राहुल गांधी को सजा दी सूरत की अदालत ने, तो उसी दिन उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। बिल्कुल। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी के नेताओं को सजा हुई तो स्पीकर ने रोक करके रखा, सदस्यता समाप्त नहीं होने दी, उनको मौका दिया कि वो जाकर के उच्च अदालत में अपील करें, और उच्च अदालत से अगर सजा रुक जाती है तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। बाद में ये राहत राहुल गांधी को भी मिल गई थी, और जो लक्षद्वीप के एमपी थे उनको भी मिल गई थी, राहत मिल गई थी ऊपर की अदालत से। तो ये देखना होगा कि अभी उनकी सदस्यता समाप्त होती है, उच्च अदालत से उनकी सजा पर रोक लगती है, या किस तरह की चीजें गतिविधियां होती हैं। लेकिन ये अगर चुनाव का, अगर आप उपचुनाव को देखिए तो साहेबगंज का चुनाव अब तो समय मिल गया, लेकिन हो सकता है कि ये आनन फानन में बिहार का चुनाव हुआ, अभी यहीं से हम लोग अगर शिफ्ट कर जाए बांकीपुर के चुनाव पर, तो ये भी बात है कि कई राज्यों में अभी कई सीटें खाली हैं, वहां चुनाव की घोषणा नहीं हुई। अच्छा। हाँ, चुनाव की घोषणा सिर्फ 2 या 3 ही सीट पर की गई है बाई इलेक्शन में, और दोनों हम 2 तो हमको ध्यान आ रहा है जहां बाई इलेक्शन की घोषणा हुई है ज्ञानेश्वर जी। एक तो बांकीपुर है। ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर की तैयारियों को देख करके कहीं ना कहीं इस बात की आशंका हुई कि अगर उनको ज्यादा समय मिलता है तो वो माहौल वहां बना सकते हैं, इसलिए जल्दी से चुनाव की घोषणा करी। और दूसरी सीट तो चुनाव की घोषणा हुई वो मध्य प्रदेश की दतिया सीट है।
जहां से जी। नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे थे। नरोत्तम हम्म। मिश्रा पिछले चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी के तरफ से अघोषित सीएम कैंडिडेट। ये माना जा रहा हम्म। था कि अगर बीजेपी जीतती है तो नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री होंगे, और नरोत्तम जी। मिश्रा दतिया से चुनाव हार गए, राजेंद्र भारती चुनाव जीत गए वहां कांग्रेस पार्टी के। तो हम्म। अब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, आपराधिक मामले में सजा होने से राजेंद्र भारती की सदस्यता गई है, और उसी की वजह से वहां बाई इलेक्शन हो रहा है। कांग्रेस का कहना है हम्म। कि वो जानबूझ करके ये किया गया, फंसाया गया है, सदस्यता समाप्त कराई गई है, बाई इलेक्शन हो रहा है ताकि नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ सके वहां से। तो अब जी। नरोत्तम एक दतिया सीट की कहानी है और बांकीपुर सीट की कहानी। हमको ऐसा लग रहा है, ये हंच है हमारा कि चूंकि अभी तमिलनाडु में सीट खाली हुई है, कई दिन हो गए, वहां हम्म। भी तो 1.5 महीने हो ही गए ना, 1.5 महीने से ज्यादा ही हो गया जब जो मुख्यमंत्री हैं थलापति विजय, वो 2 सीटों से जीते थे, एक सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ऐसी कई, बंगाल में खाली हुआ हुआ इब्राहिम कबीर की सीट। बंगाल में ही खाली हुई है, हुमायूं कबीर की सीट खाली है, इनकी सीट खाली हुई है शुभेंदु अधिकारी की, तो कई सीटें खाली हुई हैं, कई जगह जो है बाई इलेक्शन वहां स्टेट में होने हैं, लेकिन वो अनाउंस नहीं हुआ है। तो ये लग रहा है कि बांकीपुर फोकस में था सरकार के भी और चुनाव आयोग के भी। चुनाव आयोग आजकल कैसे काम करता है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो बांकीपुर को लेकर के बीजेपी की आशंका है ज्ञानेश्वर जी। और अगर अगर जमसुराज इसका इशू बना देता है कि देखिए बांकीपुर हमसे घबरा करके चुनाव कराए हैं, बाकी जगह नहीं करा रहे हैं, बंगाल में और तमिलनाडु में और दूसरे जगह, तो एक ये होगा, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी जमसुराज के लोगों को कि देखिए घबरा गई थी बीजेपी, और उसने चुनाव आयोग से कह के और बांकीपुर का चुनाव की घोषणा कराई। तो देखिए बंगाल में तो पसीना बहाना ही पड़ेगा दीजिए। खबर ये आ रही कि 12 मंत्रियों की ड्यूटी भाजपा ने लगा दी है, जेडीयू वाले भी लगाएंगे। और प्रशांत किशोर की तैयारी ये है कि कल वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करेंगे, 11 जुलाई को नामांकन का पर्चा भरेंगे और फिर बांकीपुर विधानसभा के क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे। अब देखिए जब प्रशांत किशोर पदयात्रा करेंगे तो पदयात्रा तक और घर घर दस्तक तक पहुंचना पड़ेगा बीजेपी के बड़े नेताओं को। और यदि इस मुकाबले में तेजस्वी यादव को शामिल होना है तो उनके उम्मीदवार का कद तो प्रशांत किशोर के सामने फीका ही होगा, फीका ही होगा। तो उन्हें भी यदि तेजस्वी यादव को लड़ना है, बीजेपी को मदद पहुंचानी ही पहुंचानी, यदि मान लें कि प्रशांत किशोर को सपोर्ट नहीं करते हैं, ट्रायंगुलर फाइट होता है, बीजेपी फायदे में रहेगी, तब तेजस्वी यादव को भी घर घर पहुंचना होगा, घर घर पहुंचना होगा। नहीं तो रेखा गुप्ता को बना दे, किसको बना दे, तो घर घर पहुंचने की नौबत तो आ गई है बांकीपुर में। पैसा कितना बहेगा कोई नहीं जानता है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब प्रशांत किशोर के लड़ने से अब दूसरा कोई भी लड़ेगा, उसका उम्मीदवार का कद तो प्रशांत किशोर से छोटा ही होगा, नतीजे जो हो। बीजेपी भी जिसको लड़ाएगी, अब वो कोई भी आप चेहरा खोज करके नहीं ले आ सकता जो प्रशांत किशोर से बड़ा हो, कोई भी पार्टी नहीं खोज करके ले आएगी बांकीपुर सीट के लिए। अगर प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो चेहरा तो सबसे बड़ा उन्हीं का हो। और ये एक चीज, दो चीजें होती है राजनीति में, एक तो परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, धारणा बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है राजनीति में, और सबसे पहले लोगों के दिमाग में आपको जीतना होता है, अपने को एस्टेब्लिश करना होता है। यही मात खा गए थे पिछले साल के चुनाव में प्रशांत किशोर। इतना 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 शानदार जो उनका करियर है चुनाव रणनीतिकार के तौर पर, वो कैसे चूक हुई उनसे। उनको भी पता होना चाहिए कि जब तक वो हैं, उन्हीं के नाम से जनसुराज की पहचान है, हर कैंडिडेट की पहचान है। 243 सीटों पर उनके कैंडिडेट की पहचान सिर्फ उन्हीं के नाम से। जैसे ही वो नहीं लड़े, वैसे ही वो पहचान खत्म हो गई और उनके हर उम्मीदवार का आकलन उस उम्मीदवार के नाम पर होने लगा। अगर प्रशांत किशोर लड़ रहे होते तो उम्मीदवार गौण रहता, सब कुछ इनके प्रशांत किशोर के नाम पर होता। यही बात होती है नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा ज्ञानेश्वर जी, कि किसी को भी वो टिकट देते हैं और कैसे जीतता है। वो इसलिए जीतता है क्योंकि फिर वो उम्मीदवार कौन हो जाता है, फिर चर्चा प्रधानमंत्री के चेहरे की होती है, नरेंद्र मोदी के चेहरे की होती है। तो एक मात वहां प्रशांत किशोर अगर लड़ रहे होते तो निश्चित रूप से अभी जो रिजल्ट आया उससे बेटर रिजल्ट आता उनका, क्योंकि उनके उम्मीदवारों की चर्चा कहीं नहीं होती, हर जगह उनकी चर्चा होती कि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। और फिर तब भी उनसे बड़ा उम्मीदवार शायद ही कोई होता, कम ही लोग होते बिहार में जो उनसे बड़ा उम्मीदवार होता। तो अब ये तो तय है कि बांकीपुर के सबसे बड़े उम्मीदवार प्रशांत किशोर होंगे, चाहे बीजेपी किसी को लड़ाए, चाहे तेजस्वी यादव किसी को लड़ाए, कोई निर्दलीय लड़े, कोई कुछ भी लड़े, उनसे बड़ा कैंडिडेट कोई नहीं होगा वहां। अब ये नहीं है कि बड़ा कैंडिडेट है तो चुनाव जीत ही जाएंगे, बड़े कैंडिडेट चुनाव हारते हैं, हम लोगों ने देखा है, बड़े कैंडिडेट भी चुनाव हारते हैं। लेकिन ये भी तय है ज्ञानेश्वर जी कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छे से लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ा जाता है इसका मॉडल दिखाएंगे। और ये एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते जो भी चाहता है राजनीति करना अपने जीवन में, जो भी आगे चुनाव लड़ना चाहता है, उसको बांकीपुर में बैठना चाहिए, देखना चाहिए प्रशांत किशोर किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, अपना चुनाव वो कैसे लड़ते हैं।
जो एक दिन और हम कह बिल्कुल। रहे थे कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा एक अच्छा प्रोडक्ट चुन लेते हैं जिसको बेच देते हैं, तो अब उनसे अच्छा हम्म। प्रोडक्ट तो कोई नहीं होगा। अब उनको बिल्कुल। खुद ही अपने आप को बेचना है, अपने आप को जनता हम्म। के दिल दिमाग में बिठाना है, उसके इमेजिनेशन को कैप्चर करना है, उसके नैरेटिव में अपने को फिट करना है, ताकि वो समझे कि प्रशांत किशोर सिर्फ बांकीपुर और बीजेपी का भी समर्थक ये बात समझे कि भाई बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इस एक सीट से। हम्म। लेकिन अगर हम जी। प्रशांत किशोर को भेजते हैं तो ये बिहार के भले की बात करने वाला व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो बिल्कुल। पूरे बिहार की बात करता है, हर कम्युनिटी की बात कर। देखिए आज 10,000 12,000 रुपए की नौकरी ज्ञानेश्वर जी दिल्ली में पिछड़ी जाति के लोग और दलित जाति के लोग नहीं कर रहे हैं। हमने हमारी हम्म। सोसाइटी से लेकर के हर सोसाइटी में हमने भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को चौकीदारी करते देखा है, 10,000 12,000 बिल्कुल। रुपए की। बिल्कुल। वो अगर ये बिल्कुल। बात, मैंने एक बड़ी एजेंसी से बात की थी जो गार्ड लगाते हैं, वो कह रहे थे कि बिहार से अब यादव नहीं आते हैं। हाँ अब बिहार से आ रहे हैं, बिहार से पासवान नहीं आते हैं, अब आ रहे हैं भूमिहार राजपूत ब्राह्मण जो गार्ड्स की नौकरी कर रहे हैं 10,000 12,000 में, और 8 घंटे की सैलरी मिलती है, 12 घंटे की ड्यूटी लगती है कि बिल्कुल 16 घंटे की ड्यूटी लगती है, कोई नहीं जानता है। लेकिन इतनी मार है, इतनी महंगाई है, इतनी लाचारी और बेबसी है कि वह नौकरी भी करने के लिए परेशान है। और एक एक कमरे में अजीत जी हमने देखा दिल्ली में 8-8 लोग रहते हैं ये बिल्कुल बेचारे। बिल्कुल। तो ये स्थिति हर जी। समाज हर जाति के लोगों के है बिहार के, चाहे वो हम्म। पिछड़ी जाति का हो, दलित समाज का व्यक्ति हो, अगड़े समाज का हो, वो वही नौकरी कर रहा है सूरत में जाकर के और पोरबंदर जामनगर में जाकर के। आप सोचिए काजीगंड में भी आतंकवादियों की गोली का शिकार बिहारी होता है, और तमिलनाडु में हम्म। अगर कुडानकुलम में ये अगर न्यूक्लियर उसके प्लांट से रिसाव होता है तो वहां से भी बिहार का आदमी भागता है। तो इस देश हम्म। के हर हिस्से में बिहार का जो जाकर के प्रवासी काम कर रहा है, हमने तो नहीं देखा कि कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरा नेता ये मुद्दा इतने इम्फेटिक तरीके से उठाता है जिस तरह से प्रशांत किशोर उठाते हैं। तो ये बात अपील हम्म। करती है लोगों को, पलायन का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, बेरोजगारी या शिक्षा का मुद्दा, ये सब उठाते हैं और वो बार बार कहते हैं हम्म। कि आप अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट करिए। अगर ये बात अपील करती है, एक मॉडल बनता है, तो ये चुनाव तय मानिए बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। बांकीपुर के लोगों हम्म। को भी सोचना होगा कि अभी एक व्यक्ति जो आ रहा है लड़ने, उसका क्या महत्व है बिहार की राजनीति में। बांकीपुर के लिए उनको भी नहीं सोचना है, पूरे बिहार के लिए, बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में क्या महत्व है उस व्यक्ति का। तो प्रशांत किशोर लड़ेंगे, सबसे बड़े कैंडिडेट होंगे, वो एक मॉडल होगा, उनका चुनाव लड़ने का तरीका सबको देखना चाहिए, वो कैसे लड़ते हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि जीत हार का कोई मतलब नहीं है ज्ञानेश्वर जी, प्रशांत किशोर लड़ के एक मैसेज देंगे। और तेजस्वी, प्रशांत किशोर लड़ के मैसेज दें, जी बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर लड़ के मैसेज दें। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। नहीं हम कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को, अब तेजस्वी यादव के लिए कैच 22 सिचुएशन है उनके सामने। हम्म। अब ये है कि अपना कैंडिडेट लड़ाते हैं तो ये नैरेटिव बनेगा कि आप सीरियस नहीं है, अपना हम्म। कैंडिडेट नहीं लड़ाते हैं, प्रशांत किशोर अपोजिशन का चेहरा हो जाएंगे अपने आप। लड़ाते हैं तब भी हम्म। प्रशांत किशोर नंबर 2 तो कम से कम रहेंगे ही, उनका व्यक्ति आरजेडी का हम्म। नंबर 3 पर चला जाएगा। तो ये उनके हम्म। लिए, उनको इसमें से रास्ता निकालना है। इस बीच में से वो कैसे रास्ता निकालेंगे, कांग्रेस के माथे डालें, कहें कि कांग्रेस चाहती है और हम लोग प्रशांत किशोर को समर्थन करते हैं, या मायावती का रास्ता अपनाएं, चुनाव नहीं लड़े, जो भी है करना है उनको सोच समझ और बिल्कुल। जल्दी फैसला कर लेना होगा। आखिरी दिन तक फैसला टालना उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। चलिए यहां से चलते हैं नीतीश कुमार की ओर। दिल्ली के बंधु बांधव, हमारे पैसे के, हमारी जमात के, नीतीश कुमार को मोदी कैबिनेट में मंत्री और उप प्रधानमंत्री तक बना दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जिन कारणों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, जो भी माना जाए, वे कारण जो है स्वास्थ्य का कारण। नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है जी। और जो निकटस्थ सूत्र हैं वह कह रहे हैं कि सेहत और ही बिगड़ रही है, और याददाश्त, तमाम चीजें जो जुड़ी हुई हैं। नीतीश कुमार रोज निकलते हैं, लेकिन क्यों निकलते हैं? कोई लक्ष्य है क्या? कोई लक्ष्य नहीं है। कहाँ जाना है, नहीं जाना है, बस उन्हें कहीं ले जाया जाना है। और देखिए शुक्रवार को, कल ही का दिन है, वे इतनी दूरी तक चले गए, बस कह रहे थे चलते चलो चलते चलो चलते चलो, अंतहीन। कैसे उन्हें वापस लाया गया? आज शनिवार के दिन, आज चौधरी जी क्या हुआ, 2 बार चले गए। तो ये स्थिति जो है, मतलब नीतीश कुमार ने, फिर हम कह रहे हैं, बिहार के लिए जो किया वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिन स्थितियों में, जिन हालात में उन्होंने किया। और हम यह भी कहते हैं कि जो चुनावी बीज, फ्री बीज बांटे गए, नीतीश कुमार की सेहत ठीक होती तो ये नहीं होता, क्योंकि नीतीश कुमार इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले राजनेता नहीं रहे। और उन फ्री बीज के कारण, चुनावी बीज के कारण, आज बिहार की क्या स्थिति हो गई है कि बस सैलरी और पेंशन की बात करते रहिए, बाकी के लिए गंभीर संकट है अजीत जी।
बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, देखिए भले बहुत बहुत हाई स्पीड डेवलपमेंट बिहार में नहीं हुआ, लेकिन बहुत हम्म, एक डेट ट्रैप में भी उन्होंने, नीतीश कुमार ने बिहार को नहीं फंसने दिया। फिस्कल डिसिप्लिन एक हद तक बना करके रखा उन्होंने, फिस्कल डेफिसिट को हम्म, कंट्रोल करके रखा उन्होंने, कर्ज के जाल में नहीं फंसने दिया। अभी भी कम ही राज्य हैं जिनके ऊपर जीडीपी के जी, 30% तक कर्ज है, सबके यहाँ उससे ज्यादा के कर्ज है, 50-50% तक कर्ज हम्म, पहुंचा हुआ है। तो वो नहीं होने दिया था नीतीश कुमार ने। अब अभी जो आपने बात बताई ना ज्ञानेश्वर जी, एक तो वो एकदम फालतू की चर्चा है उनके मंत्री मंत्री बनने की। अगर वो मंत्री केंद्र में मंत्री बनने की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति में होते तो मुख्यमंत्री पद से ही क्यों हटते? उनको कौन हटाता? बीजेपी को बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं थी उन बदल मुख्यमंत्री बदलने की, वो मुख्यमंत्री बने रहते। तो उनकी स्थिति ऐसी हम्म, नहीं थी कि वो कॉम्प्लेक्स जो ड्यूटीज हैं सीएम के नाते वो उसका निर्वहन कर सके। अब वो अभी हम्म, जो उनके साथ के लोग हैं उनको दो चीज, एक चीज तो जरूर ध्यान रखनी चाहिए ज्ञानेश्वर जी की, अभी जो है उनका रोज का कोई ना कोई मीनिंगफुल एंगेजमेंट करिए। आप बिल्कुल, मीनिंगफुल एंगेजमेंट करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो सत्तारूढ़ दल के एक तरह से कोऑर्डिनेटर हैं, और बार बार मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के निर्देश से सरकार चलेगी। तो एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट करिए। कोई बड़ी बात नहीं सरकार के हम्म, लिए कि आप हर दूसरे दिन कोई एक इवेंट ही उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां वो जाएं सिर्फ हम्म, विजिट करके आए, लोगों को देख करके आए। भाषण वाषण देना जी, तो नहीं है उनके बस में। तो एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट उनका अगर किया जाए, रोज लोगों से मिलने का ही कार्यक्रम हो, पार्टी ऑफिस में मिलने का कार्यक्रम हो, कहीं किसी किसी जगह पर जाने का हो, उनको नालंदा गया राजगीर ले जाइए, उनको मन लगता है, अच्छा लगता है, वो जाकर के देखें जो उन्होंने काम कराए हैं, वो जो काम हो रहे हैं, ये सब चीजें, मतलब एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट करिए, ताकि मीडिया में हम्म, लोगों में एक मैसेज जाए कि इस काम के लिए नीतीश कुमार घर से निकले। देखिए उनको निकलना है, हम्म, वो जिद करते होंगे निकलने के लिए, जो जिस हालत होती है, जो हालत इसमें होती है। तो आप क्यों नहीं पहले से ही एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट तय करके रखते हैं, जहां उनको लेकर के चले जाइए। जब तक वो बिल्कुल, ऐसा हो रहा है तब तक उनकी सेहत के लिए भी ठीक होगा। ये डिजेनरेटिव बीमारी है, इसको आप रोक रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप मीनिंगफुल जी, एंगेजमेंट बना करके पब्लिक के बीच में निगेटिव मैसेज जाने से कम रोक सकते हैं। हम्म। तो चलिए देखिए, नीतीश कुमार के लिए मीनिंगफुल एंगेजमेंट की जरूरत है क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है और बिहार के लिए वो जरूरी है। देखिए लालू यादव भी जरूरी है। लालू यादव ने सामाजिक न्याय के लिए जो किया है वो बहुत कुछ किया। तो बिहार की चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।